नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है ना, ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, ये समझना है आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। अब ये पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये एक इंडेक्स है ना, इंडेक्स है। इसके आधार पर बहुत सारी कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है, बहुत सारी कंट्रीज़ को देखा जाता है और उसको रिलीज़ किया जाता है और उससे पता चलता है कि किसके देश में MPI कितना है। ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राइज होता है यहाँ पर कि ये कौन लॉन्च करता है, तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कौन लॉन्च करता है, तो लॉन्च्ड बाई, तो भाई वो है UNDP और इसके साथ एक है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, लेकिन इसको OPHI लिखते हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है ना। और UNDP दोनों मिल करके इसको 2010 से ही इसको ये चालू किया है और इसको देखते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर MPI क्या करता है, पहली बात तो ये समझना, ये रिकॉग्नाइज करता है क्या, ये रिकॉग्नाइज करता है पॉवर्टी को एक डायमेंशन से नहीं, पॉवर्टी को ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, ये तीसरा डायमेंशन है, समझेगा, मतलब ये क्या है, मल्टी डायमेंशन है ना, एक डायमेंशन से नहीं मल्टी डायमेंशन से करता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशन से करता है। अब मल्टी डायमेंशन से करने का मतलब क्या है, ट्रेडिशनली हम कैसे मेज़र करते थे, ट्रेडिशनली हम पॉवर्टी को कैसे देखते थे, पॉवर्टी को सिर्फ हम देख रहे थे काहे से, जिसको हम बोल रहे थे इनकम या मॉनेटरी टर्म्स, है ना, इनकम या मॉनेटरी टर्म्स में पैसे से आधार पे हम पूरी पॉवर्टी को देखते थे। याद करो पॉवर्टी लाइन बास्केट और उसको सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप कितना पैसा लेते हो, ठीक है ना, पे करते हो, उसी के आधार पर आपकी पॉवर्टी चेक होती है। लेकिन आज ये जो डायमेंशन है ना, वो ये एक डायमेंशन है, ये डायमेंशन 1। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कंटेम्प्रेरी समय में, है ना, कंटेम्प्रेरी आज हम पॉवर्टी को ये सिंगल डायमेंशन में नहीं करते, मल्टी डायमेंशन है ना, मल्टी डायमेंशन जैसे कि हेल्थ को भी इंक्लूड करते हैं, एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हैं, उसके साथ साथ आपकी लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उनको इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है और उसको कुछ वेटेज दिया जाता है। उन वेटेज को निकालने के बाद देखा जाता है कि उसमें आप कहाँ पर फॉल करते हो, उसके हिसाब से फिर डिटरमाइन होता है कि आपकी पॉवर्टी का स्टेटस क्या है आपके देश में। समझा क्या मतलब, क्या है, ये एक आइडिया है ना, जहाँ पर पॉवर्टी को एक डायमेंशन से नहीं बहुत सारे डायमेंशन से हम जोड़ करके देखते हैं। समझा क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। समझा क्या, मल्टी डायमेंशनल आप वर्ड में ही समझ जाओगे। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन नहीं बहुत सारे डायमेंशन को कवर करना है। समझा क्या, क्लियर है। तो मल्टी डायमेंशन मतलब डिफरेंट डायमेंशन को कवर करता है। कन्वेंशनल ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने बोला था कि बहुत आउटडेटेड हो चुका है, तो UNDP और OPHI 2010 में ये नया कंसेप्ट लेके आते हैं और उसके हिसाब से भी उसके हिसाब से क्या करते हैं, एक इंडेक्स निकालते हैं। अब इसमें कैसे इंडेक्स निकालते हैं ये समझ लो। MPI के अंदर क्या होता है, MPI के अंदर 3 डायमेंशन होंगे, है ना, वो 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है ना, 3 डायमेंशन जो कि कितने पैरामीटर्स, उसके अंदर फिर 10 इंडिकेटर है, 1 से लेकर के 10 इंडिकेटर्स हैं। समझ गया, मतलब मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 डायमेंशन को कवर करता है और 10 इंडिकेटर है, टोटल 10 इंडिकेटर्स, है ना। उन सब को कुछ वेट असाइन किया जाता है ना, वेट असाइन किया जाता है। कितना वेट असाइन किया जाता है यहाँ पे समझो, देखो ये हेल्थ है, ठीक, हेल्थ है। हेल्थ में मैं क्या बोला आपको, एक तरफ है न्यूट्रिशन और एक तरफ है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्या है, ये है आपका डायमेंशन, ये डायमेंशन 1। दूसरा बोल रहा हूँ एजुकेशन एक डायमेंशन उठाती है, ठीक है ना, एजुकेशन को उठाती है, उसमें भी 2 इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से, एक को बोलते हैं कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग,
ठीक। दूसरा दूसरा देखा जाता है कि स्कूल अटेंडेंस कितना है, ठीक है ना, स्कूल अटेंडेंस, ठीक। उसके आधार पे उसने क्या कर दिया, इसको वेटेज दे दिया कितना 1/6, इसको वेटेज दे दिया 1/6, फिर इसको भी 1/6 दे दिया और इसको भी 1/6 दे दिया। मतलब इसको टोटल अगर मैं बात करूं तो हेल्थ वाले को कितना वेटेज दिया है, तो हेल्थ वाले को उसने वेटेज दिया है 2/6, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन को कितना वेटेज दिया है, तो उसको भी दिया है 2/6, ठीक है। वहीं पर अगर थर्ड केस में देखूं, थर्ड केस जिसको मैं बोलता हूं लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, लिविंग स्टैंडर्ड। अब लिविंग स्टैंडर्ड में भी इसने कुकिंग फ्यूल को वेटेज दिया, ठीक है भाई, कुकिंग फ्यूल को वेटेज दिया। उसके साथ साथ इसने सैनिटेशन को वेटेज दिया, ठीक है। उसके साथ साथ इसने वाटर को वेटेज दिया, ठीक है ना। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को वेटेज दिया, प्लस फ्लोर, फ्लोर मतलब जहाँ पे रहते हो आप, घर को उसने वो दिया, वेटेज दिया। फिर एसेट्स है ना, आपके पास एसेट्स वगैरह होंगे उनको भी कुछ वेटेज दिया, ठीक है ना। इनके आधार पर इनको भी क्या वेटेज दिया, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पर 1/18 दिया, सबको 1/18 दिया, 1/18, 1/18, 1/18, समझेगा। तो अगर हम इसका निकालें ओवरऑल इसको कितना वेटेज दिया, तो इसको भी 2/6 वेटेज दिया, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको ये सब याद नहीं रहेगा, पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये याद रखो कि तीन डायमेंशन है, कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। फिर उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं, है ना भाई। जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन को कुछ वेटेज दिया और चाइल्ड मोर्टेलिटी को दिया। अब आपके देश में देखा जाएगा कि न्यूट्रिशन में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, कितने लोग न्यूट्रिशन में अच्छा काम कर पाए हैं। वैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी आपके देश में कितनी है ना। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चों की डेथ हो जाती है उसको गिना जाएगा कि आपके देश में कितना हो जाता है। वैसे देखा जाएगा कि भाई आपने कितना एनरोलमेंट किया था, है ना, और आपके एनरोलमेंट के बाद ये तो स्कूल अटेंडेंस कितना है ना। उसके साथ साथ बच्चे कितने साल तक स्कूल में रह पा रहे हैं, मतलब स्कूल में जो अटेंडेंस होती है, आज पहली में बच्चा गया तो हो सकता है चौथी पाँचवीं में ड्रॉप आउट हो जाए, है ना, कि या फिर पूरा अगर बच्चा स्कूल में एंटर हुआ तो 11वीं 12वीं पूरा कवर करता है। ये सब चीज़ें देखा जाता है। मतलब हेल्थ में और एजुकेशन में दोनों को 2/6 दे दिए। और तीसरा पैरामीटर क्या बताया मैंने आपको, ये लिविंग स्टैंडर्ड, उसको भी 2/6 दिया, ठीक है। मतलब क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड में भी भाई कुकिंग फूल की फैसिलिटीज, सैनिटेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी, लोगों को फ्लोर अवेलेबल है कि नहीं, मतलब घर हाउसिंग वगैरह कितना है आपके देश में। उसके अलावा उनके पास क्या एसेट्स हैं, इन सब चीज़ों को देख करके कुछ एसेट्स हैं क्या रोजी रोटी चलाने के लिए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उस हिसाब से हमने क्या कर दिया, पैरामीटर दे दी। और टोटल कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना। तीनों को जोड़ोगे तो 2/6 प्लस 2/6 प्लस 2/6, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 2 4 2 6 और नीचे 6, ठीक है ना, कितना हो गया, 1 हो गया। अब कैसे चेक किया जाएगा कि पॉवर्टी है कि नहीं। अब देखो, अब इसके आधार पर क्या निकाला जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये है एजुकेशन, इसको हमने 1/3 वेटेज असाइन कर दिया। ये हेल्थ है, इसको भी हमने 1/3 वेटेज असाइन कर दिया। ये जो लिविंग स्टैंडर्ड, इसको भी हमने 1/3 वेट असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर बोलता है कि आपकी कोई फैमिली है, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 5 साल की स्कूलिंग को कंप्लीट किया हो। अगर उसने 5 साल की स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया, किसी ने कर लिया है, तो आप क्या लिखोगे, 0। और अगर नहीं किया है किसी भी व्यक्ति ने, नो वन हैज़ कम्प्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अगर इस पर आप फिट बैठ रहे हो, किसी ने आपकी हाउस होल्ड से 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो होती है उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो आप उसको क्या लिखोगे, 100% लिख देंगे, ठीक है ना। मान लो सेकेंड केस में यहाँ पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ चाइल्ड इज़ नॉट अटेंडिंग ए प्राइमरी स्कूल। मतलब एक चाइल्ड है जिसको कायदे से उसकी इतनी एज है कि उसको प्राइमरी स्कूल को अटेंड करना चाहिए था, बट वो अटेंड नहीं कर रहा है। अगर अटेंड कर रहा है तो ठीक है, आप क्या लिखोगे, 0। और अटेंड अगर नहीं कर रहा है, चाइल्ड इज़ नॉट अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल, तो आप क्या लिखोगे, 100%, ठीक है, क्लियर है। देखो अब उसके अलावा मान लो कि भाई हेल्थ से रिलेटेड, भाई अगर आपकी फैमिली में कोई चाइल्ड होगा,
जिसकी डेथ हुई है, अगर डेथ हुई है तो आप क्या लिखोगे, हाँ हमारी फैमिली में चाइल्ड की डेथ हुई थी तो 100% वेट दे दिए, और अगर डेथ नहीं हुई है तो आप क्या लिखोगे, 0% लिखोगे। समझ में गया। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मालनरिश्ड है, तो मालनरिश्ड है अगर है तो आप लिखोगे 100%, और अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 0%। ठीक है, वहीं पर अगर यहाँ पे देखें हम नेक्स्ट, अगर आपके यहाँ नो इलेक्ट्रिसिटी है, नो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आपके आपके जो हाउस होल्ड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 100%, और अगर है तो आप लिखोगे 0%। वहीं पर अगर बोलूँ कि भाई एक आपके यहाँ पर नो डिसेंट टॉयलेट और लेटरिंग है, अगर लेटरिंग भी नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप लिखोगे हाँ भाई बात सही है, हमारे यहाँ नहीं है तो 100%, और अगर है तो फिर 0% लिखोगे आप। ठीक है, वहीं पे बोलूँ नो इजी एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, भाई अगर आपको पानी पीने का जो सुविधा है उसकी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 100%, और अगर है तो फिर आप लिखोगे, हमारे यहाँ जब फैसिलिटी है तो हम उसको बोल देंगे कि भाई हमारे यहाँ फैसिलिटी है, मतलब हम उस पर फॉल नहीं होते तो 0%। वहीं पर अगर मैं बोलूँ, अगर आपका जो फ्लोर है वो डर्ट का है, डर्ट सैंड और डंग फ्लोर है, अगर है तो फिर आप उसको लिखोगे 100%, और अगर नहीं है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, 0%। अगर आप जो कुकिंग कर रहे हो वो डंग, वुड और चारकोल के दम पर आपका खाना वगैरह आप बना रहे हो, अगर बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे, 100%, हाँ हम इन्हीं पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हो तो 0% लिख दो। ये वाला एसेट वाला एंगल आ गया, है ना। एसेट्स में अगर आपके पास कोई भी कार नहीं है ना, नो कार, नो ट्रक, और या फिर ओनली वन आउट ऑफ ये जो लिखा है, जो भी टीवी, टेलीफोन, बाइक, मोटर, ये सब क्या होगा, एसेट्स। अगर इस पैरामीटर में आप ये सब आपके पास नहीं है तो फिर आप लिखोगे हाँ भाई बात सही है, हमारे पास नहीं है, तो हम लिखेंगे 100%, और अगर है तो फिर 0% लिखना पड़ेगा, है ना। नो कार और ट्रक एंड ओनली वन आउट ऑफ, इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ है आपके पास, ठीक है ना, तो फिर जो भी ये जैसा बोल रहा है बस अगर उस चीज़ को आप फुलफ़िल कर रहे हो तो आप क्या लिख दोगे, 100%, और नहीं फुलफ़िल कर रहे हो तो फिर आप लिख दोगे 0%। ठीक है, अब ये हमने क्या कर दिया, इतने सारे पैरामीटर्स लिख दिए। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, वेटेज निकाल लेंगे। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, और यहाँ पर लिख दो जो भी आए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो जो भी आए, है ना। इसको जहाँ पे भी, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे आ रही है तो इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, आपकी फैमिली अगर यहाँ पे आ रही है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, जो भी आए आप यहाँ पर लिखते चलो। अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है ना, या तो होगा या तो नहीं होगा, इन दोनों में से जो भी फुलफिल हो यहाँ पर सामने आप क्या करोगे, लिखते जाओगे। ये क्या होगा आपका, ऐसे करके यहाँ पर कुछ परसेंटेज, कुछ वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, है ना, ऐसे करके आएगा। फाइनली में आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। अब वो वैल्यू जो भी आएगी, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इसके वाले से। ठीक है ना, अब फाइनली उसको भी किससे हम फाइनली ये क्या एक्चुअली में हमने क्या कर दिया, ये हमने वेटेड एवरेज निकाल लिया। ठीक है ना, वेटेड एवरेज ऐसे करके सबका निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जो भी इसका ये वेटेज असाइन किया गया। ठीक है, इसको असाइन करने के बाद हमको एक वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि भाई वैल्यू आ रही है 40%। अगर 40% वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये 33% से ज़्यादा है, मतलब 33% से ज़्यादा चीज़ है, मतलब आप क्या हो गए, पुअर हो गए। वो भी कैसे, मल्टी डायमेंशनल पुअर, मतलब ये जो भी फैक्टर ये बोल रहा था, है ना, यहाँ पर जो भी फैक्टर ये बोला है 1 2 3, इनमें आप क्या कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स के आधार पर हमने वेटेज एवरेज निकाला। बोले कि ये सारी जो वेट हमारा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स के हिसाब से वेट को असाइन किया गया है वो हमको डिनाई कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमको मिल नहीं रही है ना। और 30% 33% से ज़्यादा जो वेटेड एवरेज था वो हमको डिनाई कर दिया गया, मतलब आप क्या कहला जाओगे, मल्टी डायमेंशनल पुअर कर जाओगे। यही वैल्यू अगर 50% से एक्सीड कर दी, 50% से भी ज़्यादा हो गया, तब भी आप क्या हो, एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पुअर हो जाओगे। समझ गए, मल्टी डायमेंशनल पुअर तो हो आप, बट अभी यहाँ पर सिंपली मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, यहाँ पर आप एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पुअर हो जाओगे। समझ गया, तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं भाई, ये मल्टी डायमेंशनल
पोवर्टी का जो इंडेक्स होता है उसको निकालते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई 33% से प्लस अगर हो गया ये निकालने के बाद, तो आप क्या कहला जाओगे, मल्टी डायमेंशनल पुअर। अगर ये 50% से एक्सीड हो गया तो आप मल्टी डायमेंशनल भी हो, और आप क्या हो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई आप एक तरीके से एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पुअर हो। ये कैसे निकालते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। भाई 40% है, मतलब इतना सब कुछ आपको डिनाई कर दिया गया ना, इन सारे पैरामीटर से हमने इन सब पैरामीटर्स के आधार पर ही चेक किया। मतलब ये सारे जो भी इंडिकेटर्स थे इनसे हमारे हाउस होल्ड को डिनाई कर दिया गया। ये सब चीज़ों जो भी यहाँ पे बोल रहा था हम उस पर या तो सेटिस्फाई कर रहे हैं या तो नहीं सेटिस्फाई कर, कुछ भी करके अगर वो 33% से ऊपर आ रहा है इसमें रखने के बाद, तो आप क्या हो, मल्टी डायमेंशनल पुअर। समझना क्या? तो यहाँ पर हमने समझ लिया मल्टी डायमेंशनल पुअर क्या होता है। ठीक है, समझना क्या? ठीक, तो ऐसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 काहे से डील करता है, एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है ना? तो भाई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इन्हीं को ही हम बेटर तरीके से अचीव करने में लगे हुए हैं, पॉवर्टी इरेडिकेट करने में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी पॉवर्टी सारे देश में, पूरे जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें ख़त्म हो जाए। इसके लिए ही सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, जिसको बोलते हैं SDG गोल्स 2030, या फिर जिसको बोलते हैं SDG का एजेंडा। ठीक है ना, जिसको सिंपली 2030 एजेंडा बोल देते हैं। ये काहे से रिलेटेड है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसी को ही एलिमिनेट करने की बात करता है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज़ बनाती है सरकार, जिससे वो क्या करती है, पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात करती है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया 2005-6 में अगर हम इसकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो 55% हमारे देश में ये आंकड़ा था। वहीं पर अगर हम 2015-16 की बात करें तो ये रिड्यूस होकर के हो गया है 27.5%, है ना। मतलब इसने रिड्यूस कर लिया, मतलब परफॉर्म अच्छा किया है, परफॉर्म वेल, है ना। बट अभी भी सरकार को बहुत कुछ करना है, क्योंकि एट प्रेजेंट भी अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीपल्स हैं, है ना, जो कि लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो कहाँ है, वो इंडिया में। अगर हम संख्या की बात करें ना कि सबसे ज़्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कहाँ रहते हैं, तो इंडिया में ही रहते हैं। लगभग 364 मिलियन पीपल्स हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फॉल करते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर मैं बात करूं ऐसे कौन से स्टेट हैं, तो भाई एलोन अगर मैं बात करूं, बिहार, झारखंड, यूपी और एमपी, है ना, ये सबसे पुअर स्टेट हैं ऑफ इंडिया के। ठीक, पूरे स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूरे स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर है, समझेगा ना। तो भाई सबसे पूरे स्टेट है, मतलब ये बोला जाता है कि अगर इसमें से भी हम निकालें ना 364 में से भी, 364 में से भी अगर हम निकालें तो भाई इनमें से भी लगभग हाफ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने, लगभग 200 मिलियन पीपल कहाँ से आते हैं, अकेले ये 4 स्टेट से आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो काम करने का ज़रूरत है कहाँ पे है, इन स्टेट में काम करने की ज़रूरत है। उसमें भी अगर मैं बात करूँ ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स इस पर आते हैं, तो भाई मल्टी डायमेंशनल पुअर में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, है ना, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप के जो लोग हैं, ट्राइबल पर्सन्स हैं जो, उसके साथ साथ जो रूरल ड्वेलर्स हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं जो रिलीजन ग्रुप की बात करूँ तो मुस्लिम्स इस पर आते हैं, है ना, मुस्लिम्स वगैरह, इनका संख्या ज़्यादा है। मतलब ये लोग कंप्राइज करते हैं सबसे ज़्यादा पुअर, अगर मल्टी डायमेंशनल पुअर की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या इनकी मिलती है। समझ में आ गई बात।